तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस और डिफिनीशन लिखिए। लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स हुज पोटेंशियल आर सेम इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ऐसे सारे पॉइंट का लोकस जिनका पोटेंशियल आपस में इक्वल हो उनको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सपोज करिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए कि मान लीजिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये E2 है, ये E1 है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखिए फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट, उसमें इस डायग्राम को बना लेंगे। सेकेंड पॉइंट, अच्छा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अगर पोटेंशियल इक्वल है, इसका पोटेंशियल इक्वल है, अगर ये V1 है इसका V2 है, तो क्या लिखेंगे V1 बराबर V2। इसका मतलब अगर इनका पोटेंशियल इक्वल है, हर पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल है, हर पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? ये होती है dV अपान, अगर मैं इस डायरेक्शन की फील्ड निकालूं, सपोज करो ये डायरेक्शन x डायरेक्शन है, तो Ex क्या होगा? dV अपान dx होगा, माइनस साइन। तो dV क्या है? dV तो चेंज इन पोटेंशियल है x के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज जीरो हो गया। तो अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब Ex क्या हो गया? जीरो। Ex जीरो मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो कंफर्म है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल लाइन के डायरेक्शन में जीरो है, तो अगर हो सकता है तो किधर होगा? ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगा, अगर होगा तो परपेंडिकुलर होगा। वही मैंने इस लाइन में लिखवाई थी। अब सेकेंड पॉइंट पे देखिए क्या करना है कि चूंकि इस डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाने पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा? नहीं। यहाँ पे V1 बराबर V2 है, ये अलग से लिखे रहेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सरफेस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। या पोटेंशियल का चेंज जीरो आएगा, या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो आएगा। तो लिखिए इन डायरेक्शन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस work done by electric field will be zero. This means potential of each point will be equal, potential energy of each point will be equal if any other charge is present. तो हमने पहला पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा पॉइंट बताया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये सेकेंड पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट लिखिए। अच्छा, अगर कोई ऐसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दे, ऐसा, तो यहाँ पे लाइंस देखिए पास पास है, इक्वी पोटेंशियल लाइन पास पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। अगर यहाँ मैं कहूँ E1 है और मैं कहूँ यहाँ पे E2 है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इक्वी पोटेंशियल लाइंस अगर पास पास होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और टच भी नहीं कर सकती। कैसे भाई? अगर ऐसा आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, कहिए कि ये 20 वोल्ट का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट वाला है तो इसके हर पॉइंट का 10 वोल्ट है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ का पोटेंशियल कोई एक होना चाहिए ना, 10 भी हो और 20, एक कैसे हो सकता है? इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती और टच भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे टच भी नहीं कर सकती हैं, ये भी गलत है। तो आप इतनी प्रॉपर्टी फिलहाल अभी ध्यान रखेंगे। हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सेकेंड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में जाने पे कोई वर्क डन नहीं होता है।
थर्ड, जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फोर्थ, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर। गॉट इट? ओके, चलिए लिखिए, लोकस ऑफ सम पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हेडिंग है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में पैरेलल होते हैं और प्लेन होते हैं। लिखिए इस लाइन को, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, बी पार्ट्स। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होते हैं, प्लेन बनाते हैं, ऐसे प्लेनर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा हूं कि सपोज कि इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे प्लेनर होंगे, ऐसे प्लेनर होंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इनका गैप आपस में इक्वल है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो भी इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। अब देखिए, अगर कोई आपसे कोई कहे, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पते है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है, तो इसको भी लिख लीजिए, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, जैसे अगर कोई कहे कि यहाँ का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहाँ का 30 वोल्ट है, 20 घटा दीजिए, यहाँ का 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 घटाइए, यहाँ का -10 वोल्ट है, और ये गैप एग्जैक्ट तब इक्वल होगा अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो, और ये प्लेन है, ऐसे प्लेन है, प्लेन। तो अगर मैं कहूँ कि इस दूरी अगर 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा 2 मीटर, ये भी क्या होगा 2 मीटर। अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इसकी वैल्यू बताइए इनके सहायता से, तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, -डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाई 20 की दूरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे लिखते हैं, परपेंडिकुलर दूरी। अगर परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, किसी डायरेक्शन का लिखेंगे, तो उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर दूरी लिखेंगे इसके बीच का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर आप ये नेट निकाल रहे हैं, नेट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये माइनस, अच्छा डेल्टा V क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ये फाइनल ये इनिशियल, तो 20 में से 30 सब्ट्रैक्ट करिए, 20 से 30 सब्ट्रैक्ट करिए, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 20 की दूरी से, 2 मीटर से। अगर मैं इधर को बढ़ रहा हूँ तो ये फाइनल इनिशियल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई -10, -10 ये क्या बनेगा 5 न्यूटन पर कूलम या 5 वोल्ट पर मीटर। बात एक ही है। अब पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होना भी चाहिए था भाई, ये 50 वोल्ट है 30 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो ऐसा क्वेश्चन देता है और अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नेट फील्ड के लिए आप परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे। गॉट इट? ओके, तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। और अगर उनके बीच पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल एक पर्टिकुलर वैल्यू से घटता जा रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये पैरेलल सरफेसेस हैं, इनका पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 30 वोल्ट है, इसका 40 वोल्ट है, इसका x² 5, इसका x² 15, इसका 25, इसका 35, और ये सारे सरफेस आपस में पैरेलल है और एंगल 53 डिग्री है। पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, इस वेक्टर को कैलकुलेट करिए।
और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप यहाँ भी यही कहेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। देखो किसी भी दो का हेल्प लेंगे, ये हायर है ये लोअर है, तो हायर से लोअर की तरफ होगा, ऐसे हायर से लोअर की तरफ, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो देखिएगा। अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा बता सकते हैं? अगर ये 53 डिग्री है तो भी 53, ये क्या बनेगा 37 डिग्री बनेगा, 37 डिग्री। और ये दूरी कितनी बनेगी, ये से दूरी बनेगी, ये 15 में से 5 घटा, ये बन गया 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। अगर ये फाइनल है, इनिशियल है, तो ये फाइनल ये इनिशियल बनेगा, या अगर ये फाइनल है तो ये इनिशियल, कोई भी ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट में भी वही लेना पड़ेगा। तो इसको फाइनल मान लीजिए, लिखेंगे माइनस फाइनल क्या है 10 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 20, इसके हर पॉइंट का 20 है, इसके हर पॉइंट का 10 है, इसके हर पॉइंट का 30 है, 20 घटाएंगे एंड डिवाइड बाई ये परपेंडिकुलर दूरी नेट फील्ड के लिए, तो ये कितना है 10 है, तो ये क्या आएगा, ये कॉस कम बनेगा 10 cos 37, इसको लिखेंगे 10 cos 37 डिग्री। तो बनेगा ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 एंड डिवाइड बाई 10, तो ये क्या बनेगा 4/5, तो 5 ही पर चला जाएगा, तो ये 10 से 10 करके 5/4 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इसका वेक्टर लिखना है, तो एंगल 37 डिग्री ना, 37 डिग्री, तो cos 37 आई कैप, इधर माइनस आई कैप बनेगा, और इसका sin 37 जे कैप बनेगा। तो ई वेक्टर क्या बनेगा, ई वेक्टर बनेगा 5/4 cos 37 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 5/4 sin 37 डिग्री प्लस जे कैप। देखिए भाई नेट फील्ड इधर है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो इधर वाला cos कहलाएगा, इधर वाला sin कहलाएगा, ऊपर लिखिए। दिस इज आंसर्स। तो हमने आपको बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन। अब मैं बता रहा हूँ पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होता है। तो हम लोग पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ज़्यादा एकदम ईजी है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। तो KQ तो कांस्टेंट है, R वेरी कर रहा है, मतलब इक्वल R दूरी पे जाएंगे ना, इक्वल R दूरी पे, तो हर जगह पोटेंशियल इक्वल आएगा। तो शेप कैसे बन गया, स्फेरिकल शेप बन गया। तो अगर एक पॉइंट चार्ज आप यहाँ पर रखते हैं, पॉइंट चार्ज Q है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। तो ये तो सेम है, KQ तो कांस्टेंट टर्म है, तो अगर R सेम होगा तो पोटेंशियल सेम आएगा। मतलब इस पॉइंट चार्ज से इक्वल दूरी R पे जाइए, इक्वल दूरी R पे जाइए। अगर आप इक्वल दूरी पे जाते हैं, अगर ये R सेम है, तो क्या हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा? हाँ इक्वल होगा। लेट्स इट्स B1, अगर ये दूरी R1 है तो देख लें। मतलब पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ इक्वल दूरी पे जाएंगे, इक्वल दूरी पे जाएंगे तो आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो शेप कैसा बनेगा, स्फेरिकल, चारों तरफ ना इक्वल दूरी, स्फेरिकल। तो इसीलिए कहा था कि पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल होता है। आप याद रखेंगे। और इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे ऐसे। हाँ, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा, इनका आपस में इक्वल होगा, इनका आपस में इक्वल होगा, लेकिन इसका इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि R अलग अलग है। फॉर्मूले में था ना KQ/R, तो R अलग अलग है तो पोटेंशियल अलग होगा। तो इसका पोटेंशियल अगर कोई कहे कि V1 है और ये दूरी R1 है, ठीक है, इसका पोटेंशियल V2 है, ये दूरी R2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, ये दूरी R3 है। और अगर ये Q पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। KQ/R, KQ पॉजिटिव तो R बढ़ा तो पोटेंशियल घटा। तो अगर if Q is positive then V1 is greater than V2 is greater than V3 लिख सकते हैं। और Q निगेटिव होगा तो उल्टा इसलिए हो जाएगा क्योंकि KQ/R लिखोगे ना तो Q निगेटिव हो गया, तो निगेटिव वाला मैथमेटिक्स लग जाएगी। चलिए सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो V1 है ना उसका आप ऐसे लिख सकते हैं KQ/R1। सिमिलरली V2 क्या लिख सकते हैं KQ/R2। सिमिलरली V3 क्या लिख सकते हैं KQ/R3। ये पोटेंशियल की वैल्यू है।
तो आप याद रखेंगे पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, और ये पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, जिन जिन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी उन केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। जैसे पॉइंट चार्ज है या शेल है या यूनिफॉर्मली चार्ज शेल या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, इनके केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। सेकेंड, हम बात करेंगे लाइन चार्ज के केस में। लाइन चार्ज, बट ये भी इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का। ध्यान रखेंगे इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो यहाँ से इक्वल दूरी चाहिए, यहाँ से इक्वल दूरी, यहाँ से इक्वल दूरी, यहाँ से इक्वल दूरी, यहाँ से इक्वल दूरी, तो सिमेट्री से क्या करेंगे सर, हर जगह पोटेंशियल इक्वल आएगा। तो ये शेप कैसा नजर आएगा, शेप कैसा नजर आएगा, सिलेंडर नजर आएगा, सिलेंडर। तो लाइन चार्ज के केस में, इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल। तो अगर लाइन चार्ज में यहाँ लिखा हूँ, लाइन चार्ज है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की, इनफाइनाइट लेंथ की, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमने लाइन चार्ज का लिख लिया, पॉइंट चार्ज का लिख लिया, अब लिखेंगे प्लेन सीट की वजह से। तो देखिए मैं इसको हटाता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ प्लेन सीट, प्लेन सीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अगर ये प्लेन सीट है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, पैरेलल्स होंगे। तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आप पैरेलल दिखाएंगे, ऐसे पैरेलल होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल होंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या, प्लेन लिखते हैं, प्लेनर। तो आपको यही ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा, लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर होगा, प्लेन सीट के लिए प्लेनर होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जितना दूर जाकर पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे।